अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी पिछली क्लासेस में बायोलॉजी की जो नई बुक आई है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। ये है जी बायोलॉजी की नई बुक जो आपके सामने है। और अगर हम देखें इसको तो हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया है। इसी तरह हम बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के हवाले से भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और फिर हमने जो है वो ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसी तरह फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी को पढ़ लिया है। आज हमने बाकी जो 5 ब्रांचेस हैं मैंने आपको बताया था, इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ये जो आपकी ब्रांचेस चल रही हैं ये सारी, ये 15 हैं यहाँ पर, और मैंने इसको 5-5 के 3 हिस्से बनाए हैं, जिसमें जिसमें से एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी को डिस्कस करना है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इसे नोट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको समझना भी आसान हो, और आप एज इट इज़ नोट्स को कॉपी करके याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और आपके लिए पेपर में जो है वो इसको अटेम्प्ट करना भी आसान रहेगा। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नोट्स की जानिब। इसको हम साइड पर रख देते हैं बिल्कुल। जो है वो बुक वाला ही जो है वो मैंने लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉइंट्स की फॉर्म में और जो है वो इजी टू वे में मैंने इसको लिखा है, और इसमें कुछ एडिशंस भी की हैं। कोई आपको समझाने के लिए कुछ बातें जो है वो अलग से भी इसके अंदर लिखी गई हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि हमारा पार्ट बी है, जिसमें हमने फर्दर पहले 5 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट 5 ब्रांचेस को फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो भी मैं बना सकता था, आपके सामने के लिए जो है वो मैंने इसे 3 में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से ही ज़ाहिर है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंदर हम बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे बॉडी का वो ज़रूरी हिस्सा है। जैसे कि जिनमें इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा है। हम आम तौर पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। हम चावल खाते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ फल वगैरह हम खाते हैं, तो उसके अंदर से हमें ज़्यादातर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। इसी तरह हम गोश्त वाली चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं, जब हम गोश्त खाते हैं, जब हम अंडा वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उसमें भी जो है वो प्रोटीन होती है। तो अंडा वगैरह इस तरह की चीज़ें, मछली खाते हैं तो उससे हमें जो है प्रोटीन्स, दालें वगैरह खाते हैं तो हमें प्रोटीन्स हासिल होती हैं, और फिर वो प्रोटीन्स इस्तेमाल होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उससे हम खुराक हासिल करते हैं, और वो उस खुराक की शक्ल में जो है वो हम फिर उसको इस्तेमाल करके उससे हम एनर्जी यानी तवानाई हासिल करते हैं, और फिर अपनी जो है वो ज़िंदगी के काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। इसी तरह लिपिड्स हैं, जो ऑयल्स वगैरह हैं, ये तली हुई चीज़ें जो है हम खाते हैं, उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो सारे लिपिड्स हैं। और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो ये भी का जो जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये मेजरली कार्बन पर, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर, फास्फोरस पर, तो इस तरह के सब्सटेंस, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर मुश्तमिल है। इसी तरह मैंने 2 और भी लिखे हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, नमकियात जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ही आ जाते हैं। तो ये मैंने कुछ जो है वो और इसमें लिखा है। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फंडामेंटल कहते हैं ज़रूरी को। लाइफ प्रोसेसेस यानी ज़िंदगी में होने वाले अवामिल जो हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, जो ऐसे अवामिल जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे ये जितने भी हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस यानी इनका बनना जो है वो किस तरह से होता है बॉडी के अंदर, हम वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो जो ज़रूरी अवामिल हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाले, हम उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। डेवलप ड्रग जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि किस वजह से बीमारी हो रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ड्रग्स बनाते हैं। इसी तरह क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके, यानी ऑर्गेनिजम्स को फिर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चेंज करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये आगे जाकर फर्दर चैप्टर्स के अंदर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो
एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एम्ब्रियो की स्टडी को कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है कि प्री बोर्न ऑर्गेनिज्म, यानी प्री बोर्न ऑर्गेनिज्म, बोर्न होने से पहले जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उसकी स्टडी जब हम करते हैं कि किस तरह से जो है वो बना है एक ऑर्गेनिज्म, और किस तरह से उसकी नशोनुमा हुई है, किस तरह से उसके ऑर्गन्स और टिश्यू की फॉर्मेशन हुई है, टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। तो हम इसमें जो है वो स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। We study the processes of development of organism from fertilized egg। तो एक fertilized egg से किस तरह एक जानदार बनता है, उसकी तश्कील होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्पर्म और एग सेल मिलते हैं तो वो मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं, और स्पर्म और एग सेल के मिलने से जो ज़ाइगोट बनता है, इस ज़ाइगोट की फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो उसको स्टडी करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट होती है, यानी नशोनुमा होती है, और किस तरह से एक जानदार बनता है। तो हम सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर स्टडी करते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन किस तरह से वो बनते हैं, इसकी अफादियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कि जब हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि ऐसी खराबियाँ, ऐसी बीमारियाँ जो बर्थ के दौरान होती हैं या बर्थ से पहले जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो बच्चे पैदा होते हैं तो वो माजूर होते हैं, और इसी तरह जो है वो आपने शायद देखा होगा कि कई बच्चों के अंदर जो है उनकी जो 5 उँगलियाँ होती हैं, पाँचों के अलावा एक और एक्स्ट्रा निकली होती है, 6वीं उँगली। तो वो जो छठी उँगली उनकी निकली होती है वो एक डिफेक्ट है, चाहे वो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रही, लेकिन दिखने में वो एब्नॉर्मल है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं कि जो पैदाइशी तौर पर जो है वो बच्चों में हो रही होती हैं। तो जब तक हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी नहीं करेंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एब्नॉर्मल फिंगर, जो 6 फिंगर जो है वो डेवलप हुई है, ये कब हुई है, कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। जब हमें पता चलेगा तो फिर ही हम उसका जो है वो उस टाइम पर इलाज करेंगे, तो फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं उस बीमारी को। और वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या और जानदार जो है वो बीमार हो रहा है जब वो बर्थ के टाइम पर, तो हम उसकी उस बीमारी को रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह जेनेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। जेनेटिक्स नाम से ज़ाहिर है जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और जीन्स की मैं बात करूँ तो जीन्स होते क्या हैं? जीन्स जो है वो ऐसे ख़ास, देखें ये डीएनए है, ये डीएनए का एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है। उस डीएनए के अंदर जो है वो एक छोटा-सा हिस्सा, छोटा-सा सेगमेंट जो है वो जीन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो जीन कहलाता है। तो जीन इज़ बेसिकली द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए जो है वो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे आपकी बुक में इतना नहीं लिखा, सिर्फ़ समझाने के लिए। आप वही करेंगे जो बुक में आपके लिखा गया है, और इस तरह से आप नोट्स की शक्ल में जो है वो इसको तैयार कर सकते हैं। तो जीन्स बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए का एक हिस्सा है। डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटीरियल है, एक विरासती मादा है कि जो ख़ुसूसियात को मुंतकिल करता है, कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के पेरेंट से किस तरह से, ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स यानी ख़ुसूसियात की मुंतकिली जो है वो जीन्स के ज़रिए होती है, वो डीएनए के ज़रिए होती है। मिसाल के तौर पर कलर ऑफ आइज़, स्किन, और इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर का कलर जो है वो क्या है। कलर ऑफ आइज़ में आपने देखना है कि अक्सर जो है वो माँ-बाप होते हैं, उनके बच्चों का अगर उनका कलर ब्राउन है तो उनके बच्चों में किसी का कलर ब्राउन हो जाता है, किसी का ब्लैक हो जाता है। इसी तरह आप ग्रे, और इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर जो है वो स्काई ब्लू और मैरून कलर की आप आँखें भी देखते होंगे। तो वो किस तरह से जो है वो उनका एक कलर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, और किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी आई का कलर और हो जाता है और किसी का चेंज होता है, वरना अक्सर जो है वो सेम ही होते हैं पेरेंट्स के जैसे। इसी तरह हाइट, अक्सर आपने देखा होगा वो कहते होंगे हाइट नहीं बढ़ी, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट भी यही है तो तुम्हारी भी यही रहेगी। तो वो एक जेनेटिकली ये चीज़ चलती आ रही है कि उनकी हाइट जो है वो उनके पेरेंट्स के एतबार से जो है वो सेम रहती है। हाँ, वेरिएशन आती है कि किसी की चेंज भी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर जो है वो जेनेटिक्स जो है डिपेंड करती हैं। इसी तरह हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें, इसकी अहमियत क्या है, तो इसके अंदर हम जो है वो कॉजेज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर जो जितनी भी जिनसी बीमारियाँ हैं, हम उनकी वजह जो है वो तलाश करते हैं कि क्यों वो हो रही हैं। डेवलप न्यू बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिसाल के तौर पर जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में डायबिटीज़ टाइप 2 है, यानी शुगर की सॉरी टाइप 1 जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी विरासती बीमारी है, और वो जीन्स के ज़रिए जो है वो मुंतकिल होती है। तो हम उसको स्टडी करते हैं कि वो क्यों हो रही है, क्या उसकी वजह है, तो फिर जब हमें वजह पता चलेगी, तो फिर ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं
वो नई वैराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं। जैसे कि शीप की मैं बात करूँ, अगर एक शीप है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है, या फिर उसका जो मीट है, मीट की प्रोडक्शन भी उसकी कम है, तो वो उसकी जो है वो चेंजिंग करवा देते हैं ऐसी शीप के साथ कि जिसकी मिल्क की प्रोडक्शन भी अच्छी है, जिसकी गोश्त की पैदावार भी अच्छी है, तो उसके जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो वीक जो शीप थी उसके साथ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो वीक शीप है, जो कमज़ोर है, जो जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो फिर उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लग जाती है। इसी तरह कलर वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, ये मैंने खुद से आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए ऐड की है। तो ये देख लें कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ सजावटी पौधे बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि 7 मेन कलर्स होते हैं, और उन्हीं मेन कलर्स के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ़ कलर्स जो है वो नए कलर्स बनते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स को कंबाइन करके एक न्यू कलर के फ्लावर्स जो है वो हासिल किए जाते हैं, ताकि उनकी वैरायटी को जो है वो इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जा सके, और फिर उनसे माली तौर पर भी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये काम किया जाता है। जैसे कि वाइट कलर के फ्लावर्स और रेड कलर के फ्लावर्स को मिला के पिंक कलर जो है वो बना लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें पैलेंटोलॉजी की, तो पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो हम देखते हैं कि उनकी जो आज से कई साल पहले जो है वो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन था, उनका ताल्लुक क्या था, वो हम देखते हैं। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तका को। इर्तका के एक जानदार जो है उसने माहौल के साथ, वक़्त के साथ खुद को किस तरह से तब्दील किया माहौल के एतबार से, और वो क्या चेंजेस लेकर आया अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे कि फॉसिल्स की बात करें तो इसमें जैसे कि डायनासोर की बात करें, तो डायनासोर आर द जायंट रेप्टाइल, जायंट कहते हैं बड़े को, बड़े रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स आमतौर पर जो है वो खुश्की में भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, ऐसे जानदार होते हैं। इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, निशान होते हैं, जैसे फिशिज़ के ऊपर आपको नज़र आते हैं। दे रोम्ड ऑन द अर्थ, रोम का मतलब होता है फिरना, घूमना, तो वो ज़मीन की सतह पर घूमते थे आज से कई सालों पहले। तो डायनासोर के बारे में कैसे पता चला? जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उन्हें जो है वो ज़मीन के अंदर से बहुत सारे स्टडी कर रहे थे, तो उनको ज़मीन के अंदर बहुत सारे जो है वो बड़े-बड़े जो बड़ी-बड़ी बोन्स के स्ट्रक्चर स्केलेटन उनको मिले, तो उन्होंने देखा, हैरान रह गए कि ये ऐसा क्या है? ये इतने बड़े-बड़े जानदार भी क्या थे कभी इस दुनिया में? तो उनको पता चला कि हाँ, इतने बड़े-बड़े जानदार भी थे। डायनासोर का नाम उनको दिया गया कि वो इस ज़मीन पर जो है वो आज से कई सालों पहले जो है वो रहते थे, और वो इस ज़मीन पर जो है वो गर्दिश करते थे। कई लोगों का ख़्याल ये है कि डायनासोर इस वजह से थे कि ज़मीन की सतह को बराबर जो है वो कर दिया जाए, लेवल कर दिया जाए, ताकि इंसान जो है वो मुख्तलिफ जानदार जो है वो उस पर आसानी से रह सके। तो उसके बाद जो है वो उनकी जो अमवात हो गई, और वो फिर इस दुनिया में आज जो है वो हमारे सामने बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है। तो अगर वो आप फिर उसके बाद देखा कि आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ जो है वो मूवीज़ भी बहुत सारी बनी हैं इसके ऊपर। तो जब ये नज़रिया जब ये नहीं था, जब ये हमें फ़ॉसिल्स के बारे में नहीं पता था, तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि क्या इतने बड़े-बड़े जानदार जो है वो डायनासोर्स हो सकते हैं? तो जब हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो फिर ही जो है वो इंसान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ख़यालात जो है वो आते हैं, और इस तरह फिर आपको जो है वो बहुत सारी मूवीज़ इसके ऊपर देखने को मिलती हैं। बच्चे जो है वो शौक से देखते हैं। तो ये बात होगी पैलेंटोलॉजी। अब हम बात करते हैं फॉसिल की। फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स के बारे में तो बात करें। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, जो चीज़ें बच गई हैं। प्लांट्स और एनिमल जब जानदार मर जाते हैं, प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्म्स, तो ज़मीन की मुख्तलिफ हालतों के अंदर, चट्टानों के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं। तो एनिमल्स जब जानदार, जब जानवर मर जाते हैं, तो फिर वो गल-सड़ जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। इसी तरह जब ज़लज़ला वगैरह आता है, या फिर जो है वो कोई भी इस तरह का कोई तूफ़ान आता है, तो पौधे जो है वो टूट जाते हैं, ज़मीन में धँस जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो है वो चले जाते हैं, और फिर कई सालों बाद जो है वो बैक्टीरिया जब उस पर अटैक करते हैं, उस पर अटैक करते रहते हैं, उसको खाते हैं, गल-सड़ जाता है जब सारा मवाद, तो फिर उसके बाद फॉसिल्स बनते हैं। फॉसिल फ्यूल जितने भी हमें हासिल होते हैं, वो यहीं से, इसी तरह जो है वो लाखों साल की बैक्टीरियल डीके और बैक्टीरिया की डिकम्पोज़िशन से ही बनते हैं। साइनोबैक्टीरियम ऐसा जो है वो जानदार है कि जिसको
सबसे पहले जो है सबसे पहला ओल्डेस्ट नोन फॉसिल कहा जाता है कि सबसे पहला जो फॉसिल है वो सायनोबैक्टीरियम था। आज से तकरीबन 3.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। तो सायनोबैक्टीरियम इससे पहले पहल जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के तौर पर तस्वुर किया जाता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो एक प्रोकैरियोट है, यानी वो एक बैक्टीरिया है। इस तरह से ये आपने बात कर ली फॉसिल्स की। फॉसिल्स की स्टडी हम पैलेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन कहते हैं तकसीम करने को। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तकसीम करने को। जानदारों को हम मुख्तलिफ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जानदार हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी जो है वो हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस कि उनके अंदर ममासलत क्या है, उनके अंदर फ़र्क क्या है, इसकी बुनियाद पर हम उनके मुख्तलिफ ग्रोह बना देते हैं ताकि हमें उन्हें समझना और उन्हें पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। इसका फ़ायदा क्या है? बेनिफिट इसका क्या है कि ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी कहते हैं इकसाम को। तो लाइफ की यानी जानदारों की बहुत ज़्यादा इकसाम है, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो हम उनकी जो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हम उनको तरतीब देते हैं, फिर उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यू स्पीशीज़, स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जानदारों के दरमियान जो है वो हम मुमासलत देखते हैं, उनका आपस में ताल्लुक़ देखते हैं, और नई स्पीशीज़ जब भी हमें मिलती हैं तो वो नई स्पीशीज़ जो है उनको भी हम जो है वो दरियाफ़्त करते हैं कि उनके अंदर क्या ऐसी ख़ास ख़ुसूसियात हैं, किस तरह हम उनको अपनी अफ़ादियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हमने किस ग्रोह के अंदर रखना है। तो बहुत सारे जानदार हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना रहा हूँ। ये ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जो जानदार हैं वो यहाँ पर जो है वो आपको मिसाल के तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो जो जानदार जो हैं वो एक जैसे होंगे, उनको हम एक ग्रुप में तक़सीम कर देंगे। इसी तरह जो जानदार एक जैसे होंगे तो उनको हम जो है वो एक अलग ग्रुप में रख देंगे। इसी तरह जो जानदार एक जैसे होंगे उनको हम अलग ग्रुप में रख देंगे। इसी तरह जो जानदार जो है वो अलग होंगे तो हम सबके ग्रुप बना देते हैं कि ये जो है वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं इनकी निस्बत, और ये आपस में ज़्यादा मिलते हैं इनकी निस्बत। जैसे मैं इसको ए का नाम दे दूँ, इसको मैं बी का नाम दे दूँ, इसको मैं सी का नाम दे दूँ, इसको मैं डी का नाम दे दूँ। तो ए ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज़्म हैं वो डी से मुख्तलिफ हैं, बी ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज़्म हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर पानी में रहने वाले जानदार हैं उनको अलग कर दिया, खुश्की पर रहने वाले जानदार हैं उनको अलग कर दिया, हवा में उड़ने वाले जानदार हैं उनको अलग कर दिया, जो पत्ते खाते हैं उनको अलग कर दिया, जो गोश्त खाते हैं उनको अलग कर दिया, जो दोनों चीज़ें खाते हैं उनको अलग कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं इसकी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आपको बता रहा, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी आपको बताऊँगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ जानदार जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम उनकी बुनियाद पर जो है उनको क्लासीफाई करते थे, इनको तक़सीम कर देते हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का नेक्स्ट पोर्शन पार्ट बी जिसको डिस्कस किया। 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ए के अंदर, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के पार्ट ए के अंदर, जिसमें हमने एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और इसी तरह साइटोलॉजी को डिस्कस किया था। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रख रहा हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लेक्चर अटेंड कर सकते हैं पहले। अब जो नेक्स्ट 5 ब्रांचेस हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की, हम इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू ऑर्गेनिज्म किस तरह से वो बनता है। इसी तरह हम जेनेटिक्स के अंदर जीन्स की स्टडी करते हैं, किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और इसी तरह टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो आपने जो है वो इन नोट्स को जो है वो अच्छे से तैयार करना है, बुक को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करनी है, आपने इसको समझना है और इसको जो है आपने मेमोराइज़ करना है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो आखिर में स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हम कलर ऑफ आइज़ की या हाइट की स्टडी करते हैं तो वो हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं? अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना है तो आप इसका जवाब बआसानी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी ये मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमने आपका ज़रा भी फ़ायदा किया है तो आप इसको उन अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, आपको लगता है कि जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम फर्दर 5 ब्रांचेस जो रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।